मे, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अब ठीक है? यस सर। तो क्या बात है, उदास में चल रही है? कोई परेशानी है क्वालिटी में? नहीं सर, अब ठीक हम्म। है। नहीं, अभी ठीक है। जो आप मतलब अभी अब चेक ठीक है। किए ना, तो समझ में आया कि कहाँ गलती हो रहा है। हम्म। चलिए, और कोई, और कोई इश्यूज हैं पॉलिटी से रिलेटेड किन्हीं को? सुमित, कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं। कुछ कुछ लिख के रखे हैं सर, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता तो। जैसे? जैसे सर, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसके अलावा वर्तमान संदर्भ में विदेश ये नीति। सब तो प्लान, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ये सब या पॉलिटी फिर का, एक दल बदल कानून। ये पॉलिटी का पार्ट, ये पॉलिटी का पार्ट है सुमित। हाँ सर, पार्ट है, आपकी जान रहे हैं सर। विशेष नीति, बस थोड़ा बहुत। वो पॉ- ये जब करेंट, जब आईआर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें स्पष्ट की जाएंगी ना, कि नहीं की जाएंगी? ये सर, और एक सर दल संतोष, बदल कानून बना देते हम्म। सर, तो ये बता देते सर। बच्चे को सुन लीजिए सर, और एक दो दिन अगर टाइम देना हो ना, है ना, तो दे दीजिए, अगर इन लोग मांगते हैं तब, है ना। नहीं वो और ठीक सर है है सर, कि अपना इश्यू इंस्टीट्यूट भी का तो होना बहुत चाहिए ना। कॉपी हो रहा है सर। कहते हैं सर कॉपी हो रहा है गुड पटना इवनिंग से सर। लेकर करके दिल्ली तक। होना हो, जैसे? फ्री का सारा स्ट्रेटजी जो शेयर करते हैं, कोचिंगों में पढ़ाए जा रहे हैं, और हम्म। उसके स्क्रीनशॉट आ रहे हैं अपने पास। चलिए सर, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है सर, ये गड़बड़ फॉलो हो वाली रही है। गड़बड़ वाली बात है ना। बिना कुछ किए हुए सब है कि ये उल्टे सीधे क्या पढ़ा रहे हैं, कीजिएगा? बच्चों को नुकसान स्ट्रेटजी है तो ना। फॉलो कर लेगा ना, लेकिन जो हाँ, रास्ता स्ट्रेटजी तो फॉलो कर लेगा, फॉलो आपकी स्ट्रेटजी को कर सकता है, लेकिन जो आप पढ़ाते हैं, जो कंटेंट देते हैं, जो शैली है पढ़ाने की, वो चीजें कहाँ से लाए? वही चीज हम्म। मिसगाइड होते हैं ना बच्चे, चूंकि स्ट्रेटजी अलग होती है ना हमारी, बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। हम्म। ठीक है, देख लीजिए बच्चों का जो भी हिसाब किताब है। ठीक है, तो एक हो गया दल बदल कानून, और दबाव समूह करवा दिए हैं सर। हाँ वो हो गया। और कोई टॉपिक है? एक सर, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। ये सब तो हर जगह अवेलेबल है इसमें, मेरा इस्तेमाल वहां कीजिए था कि सर थोड़ा जहाँ चीजें मतलब, क्या हो और मेरा कहने का स्पष्टता मतलब की। है सर, 10-10 मिनट, 5-5 मिनट कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा बताते हुए निकल जा रहे हैं। एक मतलब सिंपल होता है ना, मतलब एक इंट्रोडक्शन देते हैं। परिसीमन आयोग, परिस, परिसीमन आयोग का मतलब क्या है? मतलब ही यही है कि वो चुनाव क्षेत्र के सीमांकन करता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का संसदीय चुनाव हो। तो बस उसका एक यही काम है, और इसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका भी होती है। ठीक है ना? तो निर्वाचन आयोग के तहत वो सीमाओं का, चुनावी क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण होता है। लेकिन यहाँ पर विवाद का इशू ये हो जाता है कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि सत्ताधारी दल होते हैं, वो अपने वोट बैंक के अनुरूप क्या करते हैं, क्षेत्रों का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। स्पष्ट हो रही? यस सर।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी हैं, किसी बुक से आप उसको देख लीजिएगा, वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई एनालिटिकल ठीक चीजें नहीं है ना कि चलो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड फिगर की यस चीजें हैं, और उसको जब भी आप बुक से पढ़ेंगे तो वही चीजें जो जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो किसी भी बुक में होगा, और वो चीजें मैं भी बताऊंगा और वहां से आप पिक कर सकते हैं। ठीक सर, हो ठीक है। जाएगा। रहा दल ठीक बदल सर। कानून की बात, इसको लेकर तो हमने विस्तार से परिचर्चा की थी क्लास में। हम्म। वो वाला क्लास हो सकता है मेरा मिस हुआ होगा सर। तो एक बार वीडियो देख लीजिए, उसमें दल बदल कानून में देखिए दो बातें हैं। एक तो कौन सा अमेंडमेंट है, 52वां संविधान संशोधन है 1985, यस। ठीक है, और 91 अमेंडमेंट है 2003 का, ठीक है। तो जो दल बदल कानून है 52वें संविधान संशोधन में यह कहा गया, तीन तरह के प्रोविजन किए गए। एक तो कहा गया कि जो मान लीजिए कोई सदस्य है, अगर किसी भी दल का सदस्य है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, पार्टी की सदस्यता को त्याग करता है, तो वहां पर उस पर दल बदल संबंधी जो प्रावधान है वो लागू होंगे। दूसरी बात कहा गया कि कोई निर्दलीय सदस्य अगर है, और अगर उसने क्या किया, किसी पार्टी की सदस्यता ले ली और उसके पश्चात अगर वो दल बदल करता है, तब उस पर भी यह अयोग्यता संबंधी प्रश्न लागू होंगे। तीसरा कहा गया कि जो मान लीजिए मनोनीत व्यक्ति हैं, जिसे मान लीजिए कि एंग्लो इंडियन वगैरह है, या राज्यसभा में अगर हमने 1/6 को मनोनीत किया, तो वो अगर किसी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं और 6 महीने के पश्चात अगर, हरेंद्र माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। और अगर वो किसी दल की सदस्यता प्राप्त करने के बाद अगर वो दल परिवर्तन करते हैं, तो उन पर भी यह दल बदल संबंधी कानून लागू होंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन क्या किया गया कि दल बदल से संबंधित जो अयोग्यता और अयोग्यता का प्रश्न है, इसको निर्धारण करने का अधिकार किसे होगा, तो पीठासीन पदाधिकारी यानी कि सदन के अध्यक्ष को होगा। ठीक है। चौथी प्रावधान जो पांचवी प्रावधान है, इसमें कहा गया कि अगर आप पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपको दल बदल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि जो अगर एक तिहाई सदस्य अगर पार्टी को छोड़ देता है, तब उस पर दल बदल संबंधी कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन 91 अमेंडमेंट के बाद इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि यदि 2/3 सदस्य क्या करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। बात स्पष्ट हुई। यस सर। अब रहा इसको लेकर विवाद के मुद्दे की अगर बात करें, तो दो संदर्भों में विवाद के मुद्दे आपको सामने दिखाई देंगे। एक तो सदस्य के संदर्भ में और दूसरा पीठासीन पदाधिकारी के संदर्भ। तो सदस्य के संदर्भ में क्या विवाद की स्थिति है, तो पहली बात कहा गया कि यह व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको सीमित करता है। मतलब यह कि मान लीजिए कि हमने कहा कि कृषि कानून लाया गया है, और कृषि कानून को लेकर आपने देखा कि संपूर्ण विपक्ष क्या है, इसका विरोध करने को प्रारूप। लेकिन मान लीजिए कि उस पार्टी का कोई सदस्य है और वो अगर चाहता है कि हम क्या करें, इसका समर्थन करें, और उसमें अगर वोटिंग होती है, तो वोटिंग के समय वो पक्ष में अगर वोट करता है, तो वो दल बदल का शिकार हो जाएगा। यानी कि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है वो सीमित हो जाती है। तो सदस्यों के रूप में ये विवाद है कि उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करता है। ठीक है। और दूसरा पीठासीन पदाधिकारी के संदर्भ में क्या विवाद है कि चूंकि आप भारत में क्या है, भारत में है कि जो भी पीठासीन पदाधिकारी या सदन का अध्यक्ष होता है, सरकार रहती है तभी उतना है वहां। तो ऐसी परिस्थिति
भी जो पीठासीन पदाधिकारी या स्पीकर होता है उसके बाएं नहीं रहती, क्योंकि वो किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित रहता है। और ऐसी परिस्थिति में जब उसका अयोग्यता संबंधी प्रश्न को लेकर निर्णय की बात आती है तो वो राजनीतिक हित लाभ को देखकर क्या करता है, फैसला लेता है। ठीक है, और इसमें दो तीन बातें होती हैं। राजनीतिक हित लाभ में क्या है, तो या तो वो अयोग्यता के प्रश्न पर काम करेगा, या मान लीजिए क्या है कि सरकार अगर संकट में है तो ऐसी परिस्थिति में वो अयोग्यता के प्रश्न के पर निर्णय ही नहीं देगा। और इसको लेकर आपने कर्नाटक विधानसभा का मामला देखा होगा, जहां पर वो लोग क्या किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो अयोग्यता संबंधी प्रश्न है उसको लेकर 3 महीने में क्या होना चाहिए, मामले का निपटारा होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ समितियां वगैरह आई और समितियों ने कहा कि क्या होना होगा, तो हमें जो दल बदल संबंधी बातें हैं और जो व्हिप का इस्तेमाल होता है, पार्टी व्हिप का, तो पार्टी व्हिप का इस्तेमाल हमें 2 कंडीशन में करने की बात रखते हैं। पहला कि जब सरकार को अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना हो, या जब विपक्ष को अपना अविश्वास मत प्रस्तुत करना। बात स्पष्ट हो गई? ठीक है सुमित, वैसे नोट्स यस में सर। इसके सारे प्रावधान अवेलेबल हैं, एक बार नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? ये सर पढ़ लें। और कोई प्रश्न है मन में किन्हीं को? आप लोगों ने अपना पेमेंट क्लियर कर लिया? पेमेंट क्लियर कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि अब जो हिस्ट्री की क्लास होने वाली है वो ऐप पे चला जाएगा, और ऐप से होगा तो ऐप में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो क्या करेंगे, पेमेंट स्लिप और अपना जो मेल आईडी है वो राज सर को सेंड कर देंगे, तो उन्हें ही ऐड किया जाएगा उसमें। ठीक है, तो एक बार अपना जो पेंडिंग इश्यू वगैरह है फाइनेंशियल, वो चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा या राज सर से इस पर बात कर लीजिएगा। ठीक है, बातें समझ गए आप लोग? यस सर। और कोई प्रश्न है पॉलिटी से रिलेटेड? पॉलिटी से रिलेटेड और कोई प्रश्न है? फिर किस लिए डॉट सेशन रखा गया? सर एक दिन और दे दीजिए पॉलिटी को। हाँ आप सर, लोग कुछ थोड़ा पूछ भी नहीं आरक्षण रहे। पे बता दीजिएगा। सर आरक्षण ऐसे पे बता पॉलिटी खत्म दूं हो गया, क्योंकि आपको आरक्षण थोड़ा आरक्षण का अपना व्यूज बता आरक्षण आपको दीजिएगा सर। आपको आरक्षण मिल आपको आरक्षण मिल ही रहा है तो फिर बताने की क्या जरूरत है? मतलब क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको दो दो सर आरक्षण थोड़ा अपना विचार आपको दो दो आरक्षण मिल रखेंगे रहा ना। है, फिर भी आप आरक्षण को लेकर परे हुए हैं। कहाँ मिल रहा है सर, कहाँ मिल रहा है हम लोग को नहीं आरक्षण? मिल बस रहा है, दो दो आरक्षण मिल रहा है ना आपको। एक तो दो कैटेगरी का आरक्षण आरक्षण कैसे मिल मिल रहा रहा है है, सर? एक महिला होने का आरक्षण मिल रहा है, तब क्या चाहिए? तो वही तो सर, कैटेगरी का ही कैटेगरी तो के मिल साथ रहा साथ है। महिला है ना, और महिला का नहीं मिल रहा है। मिल रहा है सर, ऐसे बता उसके अलावा देते पचास थोड़ा हजार बहुत रुपये तो अलग अगर से, क्वेश्चन। 50,000 अब 50,000 रुपये अलग से मिल रहा है, अब क्या चाहिए? हाँ सर, वो मिला था एक बार। हम्म हाँ सर, वो एक बार मिला देखिए, था। तो कम से कम पार्टी वुटी तो देना चाहिए था 50,000 रुपये में। हम्म सर ये जनरल लड़की को भी मिलता है सर। सभी लोग। ठीक है, लड़कियों में शायद सर लड़की 50,000 रुपये से जो है
10% या 20% हम लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 20% जो है वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा आप लोगों के, नीतीश जी इस की बार तरफ से से, सभी के लिए है, ठीक है। पिछले बार से SC/ST के लिए था। जितनी भी लड़कियां हैं, नहीं सभी के लिए है, महिलाएं सभी जो हैं, अगर वो बिहार की निवासी हैं तो वो बेनिफिट की हकदार है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न मन में? तो जो मैंने सुझाव दिया उस पर अमल कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेहनत का पैसा तो है नहीं। 20% जो इसमें से शेयर भी हो जाए तो कोई 20% इसमें से अगर शेयर भी हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं। सर 2018 में ही मिला था, खत्म भी हो गया। ये तो गलत बात है ना। हम लोग को सर पहले ही मिल गया तो था। अभी जिन लोगों को मिलेगा, नहीं अभी जिन लोगों को मिलेगा, तो इसमें तो पहले सिर्फ EBC और SC/ST थी ना, अब तो सभी हैं, तो अब तो ज्यादा हो जाएगा ना अमाउंट। तो उसमें से अगर 20% आ भी गया हम लोगों की तरफ तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या। बोलिए अंशु, अनुपमा, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? जी सर, नहीं सर, सर निकल तो जाए 20% पीटी शेयर सर, करोगे इस जनरल बार होना तो अभी 1000 साफ ही बन गया है। अब महिलाओं में तो जनरल जनरल कैसे होना अभी अभिशाप बन साफ गया बन है? गया है। क्यों नहीं सर, बना तो है। ये गलत सोच है ना। अब देखिए कि बिहार में तो BC का कटअप जनरल से ज्यादा जा रहा है, तब जनरल होना कैसे अभिशाप बन गया है? BC का कटअप जो है सर वो वो मेरी तो जनरल सोच से है। ज्यादा जा रहा है ना। वो आपकी सोच है, जो वास्तविकता है वो तो अलग है ना। और उसमें भी EWS का कंडीशन अगर है तो और बेहतर है, ठीक है। तो नहीं तो क्या होगा, अगर शादीशुदा है तो पति पति लेके खर्च कर देगा सारा पैसा, और अगर कुंवारी है तो पिताजी लेके खर्च कर देंगे। तो इससे अच्छा है उसमें से कुछ कल्याणार्थ काम भी किया जाए, और हम लोगों की तरफ क्या कीजिए, कम से कम 10% शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। 10% तक कम ही हो जाएगा, 5,000 होगा 10% में केवल। 20% बोले थे, ज्यादा नहीं, 20%, ठीक है सुशील। और लड़कों के साथ भी है जो हमें EWS में है, मिलेगा सर, जो EWS में है, SC/ST कैटेगरी में हमें है, नहीं मिलेगा। उनके साथ भी ये बस नहीं, आप EWS में है, SC/ST कैटेगरी में है तो मिलेगा। ना सर नहीं जनरल है तो लड़का नहीं लोग को नहीं मिलेगा, मिल रहा है। जनरल को नहीं मिलेगा। EWS में अगर है, SC/ST में है तो उन्हें मिलेगा, और उन्हें भी क्या करना चाहिए, तो 20% शेयर करना चाहिए, EWS को नहीं मिलता है। ठीक है। नहीं EBC को, EWS नहीं, EBC को। हाँ EBC का नहीं। नीतीश जी जिस कैटेगरी में है, नीतीश जी जिस कैटेगरी में है ना, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जिस कैटेगरी में है तो उसमें मिलता है। और कोई प्रश्न है मन में पॉलिटी से? बोलिए। हाँ, प्रीति पूछ रही थी आरक्षण के संदर्भ में। तो जब आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण के संदर्भ में हमें इश्यूज पे काम करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो पता है प्रीति? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता है ना आप लोगों जी को? सर। कौन सा सर? हेलो। हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता है, एक बार फिर से देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता है ना?
इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 की बात होती है। हाँ सर पता और है। आर्टिकल 16 कहता है कि आर्टिकल जो 15 हाँ, फिर 15 के जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, आरक्षण देंगे। तो सामाजिक रूप से पिछड़े में कौन आते हैं, तो उसमें आते हैं SC और ST कैटेगरी के लोग आते हैं। और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों में कौन आते हैं, तो इसमें आता है जो BC OBC कैटेगरी। और एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन किया गया संशोधन के बाद EWS को लेकर, तो उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उसको लेकर भी हम क्या है, वे टर्म्स आ गया है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आरक्षण की जो शुरुआत होती है, जिस समय अम्बेडकर जी मंत्रिमंडल में थे उस समय, तो आरक्षण को लेकर कहा गया कि हमें क्या करना होगा, तो 10 वर्षों में हमें इसे, जो इस उद्देश्य से हम आरक्षण को ला रहे हैं उसको हमें पूरा कर लेना होगा और फिर 10 वर्ष के बाद इसे समाप्त कर देने की बात। लेकिन यह परिस्थितियां आज तक नहीं आ पाई हैं और निरंतर हम देख रहे हैं कि आरक्षण जो है आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर जो सामाजिक समरसता है वो निरंतर खतरे में पड़ रहा है और वोट बैंक की जो राजनीति है वो बलवती हो रही है। जिसका अगर परिणाम देखिए तो 90 के दशक में देखते हैं जब मंडल की राजनीति सामने आई और मंडल की राजनीति ने क्या कहा कि OBC को भी हमने 27% आरक्षण दे। ठीक है। फिर नीतीश बाबू आते हैं और नीतीश बाबू क्या करते हैं, तो फिर सब कैटेगराइज करते हैं। और सब कैटेगराइज में क्या किया, BC के 2 कैटेगराइज कर दिया गया और क्या हुआ, BC1 और BC2 कर दिया गया, यानी कि बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास की स्थिति देखी गई। ठीक है। इसके अलावा दलित में भी क्या कर दिया गया, दलित और महादलित का कंसेप्ट ले आया गया। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा जो महिलाओं को आरक्षण की बात, फिर मोदी जी आते हैं और मोदी जी अब फिर गुनागणित करते हैं उसमें, और गुनागणित करने के पश्चात EWS का कंसेप्ट लाते और फिर देखते हैं कि अब जो राज्यों में अगर बात करें तो राज्यों में राजस्थान है जहाँ पे क्या है, गुर्जर समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ठीक है। जब हम हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा में कौन है, तो जाट समुदाय है। ठीक है। अगर हम गुजरात जाते हैं तो गुजरात में पटेल समुदाय है। हम जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ मराठा है। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जबकि 90 के दशक में जब OBC को आरक्षण देने की बात आई थी तो सबसे बड़े विरोधकर्ता के रूप में ये जाति सशक्त जाति समूह थे। प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों आरक्षण की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो आरक्षण की मांग बढ़ने के पीछे कारण क्या है, विशेषकर अगर हम बात करें गुर्जर समुदाय को, विशेषकर हम बात करें जाट समुदाय का, पटेल का, मराठा का, तो आपको पता है कि ये लोग क्या है, भूमि से समृद्ध जातियां। ठीक है। और भूमि से समृद्ध जातियां होने के कारण शुरुआती चरणों में 90 के दशक में इन लोगों ने क्या किया था, इस आरक्षण जनित राजनीति या व्यवस्था का विरोध किया था। लेकिन आज ये सबसे बड़े पैरोकार के रूप में सामने आते हैं और अपने वोट बैंक के बल पर इस सरकार को भी पंगु बनाने का कार्य करते हैं। देखते हैं राजस्थान में क्या करेगा, गुर्जर जाके रेलवे लाइन पे ही बैठ जाएगा और महीनों तक बैठा रहेगा, रेलवे लाइन का बंद कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति अभी मराठा को लेकर आपने देखा कि OBC सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया और परिणाम स्वरूप जो है केंद्र सरकार को OBC बिल लाना पड़ा। बातें स्पष्ट हो रही है? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? बातें स्पष्ट हो रही है ना आरक्षण को लेकर? सर बिल्कुल। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों निरंतर आरक्षण की मांग आगे बढ़ रही है, क्यों यह एक संवेदनशील मुद्दा के रूप में सामने आ रहा है। कि क्यों एक संवेदनशील मुद्दा है और क्यों आरक्षण की मांग निरंतर बढ़ रही है, तो हमें 90s के दशक में जाना पड़ेगा।
90 के दशक के बाद क्या हुआ, तो भारत की जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें बदलाव की स्थिति देखी गई। विशेषकर आपने देखा होगा कि जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाऊंगा मैं कि 90 के बाद हमने जो फोकस किया वो अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा फोकस में रहा। एलपीजी। और इसको लेकर जो पॉलिसी मेकिंग है वो भी क्या रहा, वो सर्विसेज सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के पक्ष में रहा। और जो कृषि क्षेत्र है हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो पीछे छूटता चला गया। और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि धीरे धीरे कृषि जनित व्यवसाय जो है एक घाटे का सौदा होता चला गया। और जब कृषि एक लाभकारी व्यवसाय नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि इस पर जो निर्भर व्यक्ति हैं या परिवार है या जातियां हैं वो क्या करेंगी, विकल्प की तलाश करेंगी। और विकल्प की तलाश के क्रम में दूसरी घटना क्या हुई, तो दूसरी घटना हुई कि 90 के बाद हमने क्या किया, समाजवादी मॉडल से पीछे हटना शुरू किया। और समाजवादी मॉडल में कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या था, सार्वजनिक उद्यम पर ज्यादा बल था कि माचिस से लेकर हवाई जहाज तक और चाकू से लेकर मिसाइल तक कौन बनाता था, सरकारी कंपनियां बनाती थी। लेकिन 90 के बाद जब हमने उदारीकरण की पॉलिसीज को अपनाया, निजीकरण की पॉलिसीज को अपनाया, तब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां कमती चली गई। तो दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ, जो स्किल्ड लेबर हैं उसकी मांग बढ़ने लगी। क्योंकि भारत में जो बूम सेक्टर किया वो सर्विसेज सेक्टर किया। और सर्विसेज सेक्टर की स्थिति क्या थी कि यहाँ पे हाईली स्किल्ड लेबर की डिमांड थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो मानविकी सब्जेक्ट से यानी कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के एजुकेशन के लोग हैं, इन्होंने अपने आप को ठगा महसूस करना शुरू किया। इनके लिए जो आजीविका का प्रश्न है वो निरंतर गंभीर होता चला गया। और निरंतर सरकारी नौकरियों में की कमी होती चली गई और उस पर दबाव भी बढ़ता चला गया। आपने देखा होगा अभी कि पाकिस्तान की स्थिति को देखा होगा कि कल के 2-3 दिन पहले वहां पे न्यूज आया था कि एक सीट के लिए कितने 5 लाख या 6 लाख आवेदन आए थे। और उसमें जो है हाईली क्वालिफाइड जो एजुकेशन के मामले में, उसने भी क्या किया था, एक प्यून को लेकर, एक प्यून का सीट था और उसको लेकर 3.5 लाख से ज्यादा आवेदन आपको देखने को मिले। और वही परिस्थितियां कमोवेश आपको क्या होगा, भारत में दिखाई देंगी। एक अब यही देखिए ना कि भारत में ही अगर देखिए तो आप बीपीएससी की ही बात कर रहे थे। बीपीएससी में मान लीजिए अभी कितने पोस्ट है, 600 पोस्ट। और 600 पोस्ट के लिए जो अप्लाई किए जाएंगे वो कितने होंगे, 5 लाख के आसपास फॉर्म होंगे ना, कि नहीं होंगे? हाँ सर। जी सर। अब सोचिए कि एक पोस्ट पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए, सोचने वाली बात है ना। तो ये चीजें आरक्षण को निरंतर क्या करता है, संवेदनशील बनाता चला गया। और दूसरा मुद्दा आया एजुकेशन बैकग्राउंड की स्थिति के संदर्भ में। देखिए तो जो इटालियन और बोरियन स्कूल से पढ़ के आए बच्चे हैं और जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आए बच्चे हैं, पर भी वो पिछड़ते चले गए। ठीक है, कौन कौन पढ़े हैं? हाँ सर, कोई मैं पढ़े भी। हैं यहाँ पे इटालियन और बोरियन स्कूल में?
हाँ सर। और कोई पढ़े इटालियन और बोरियन स्कूल में? और कौन कौन पढ़े? हरेंद्र भी पढ़े इटालियन और बोरियन स्कूल में। और इटालियन और बोरियन स्कूल का इटालियन और बोरियन स्कूल का मतलब क्या हुआ? हेलो इटालियन और बोरियन स्कूल का मतलब क्या हुआ हरेंद्र? हाँ सर, जहाँ पे नीचे बिछा के पढ़ाया अच्छा, जाता था। बोरा लेके जाते थे, बैठ के पढ़ते थे। लेके तो नहीं जाते अच्छा थे, लेकिन सर बैठ के पढ़ते थे। सर हम भी पढ़े हैं, तो लेकिन वो इटालियन पूरा स्कूल हो नहीं, गया बीच ना? होता था। नहीं तो वो इटालियन स्कूल है। जो बोरा लेके जाता था वो बोरियन स्कूल में पढ़ता था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब परिस्थितियां हैं, वो आरक्षण के मुद्दे को ज्यादा संवेदनशील और गंभीर बनाने का कार्य कर रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट है वो ज्यादा गंभीर होता चला गया। और परिणाम स्वरूप देखेंगे कि इस परिस्थिति को राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, भुनाने का कार्य किया अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। और इससे आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता की जो स्थिति है उस पर इसका गंभीर नकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई देगा। बातें स्पष्ट हो गई यहाँ तक? जी सर। जी सर। कुछ नई चीजें पता चली? हाँ जी सर, बहुत सारे पॉइंट। जी सर। चलिए, अब आते हैं कि आरक्षण के कारण क्या परिस्थितियां उत्पन्न। तो आरक्षण के कारण आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से हमने आरक्षण को लाया वो उद्देश्य आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। और इसके कई सारे नकारात्मक परिणाम भी आपको सामने दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात थी कि हमने एग्जिट और एंट्री पॉलिसीज को जो इसमें लागू करना चाहिए था वो आज तक हम लागू नहीं कर पाए। यानी कि एंट्री पॉलिसीज तो है लेकिन एग्जिट पॉलिसी जो है वो आज तक इसमें शामिल नहीं कर पाए। यानी कि मान लीजिए कि जब हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं या एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यूपीएससी की अगर बात करते हैं रिजल्ट की देखते हैं, आपको हम अभी बताते हैं। यूपीएससी में अगर देखिए तो हिंदी के कितने रिजल्ट हैं? 11 रिजल्ट हैं 11। हिंदी मीडियम के। और इस 11 में से आपको 70 से 80% रिजल्ट जो है वो आपको मीना जनजाति से दिखाई दे। यानी कि राजस्थान का जो मीना जनजाति समुदाय है वो क्या कर रहा है, एसटी कैटेगरी का जो लाभ है वो अधिकतम वो ले रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में जो पासवान समुदाय के लोग हैं वो सब क्या हो रहे हैं, आरक्षण का ज्यादा लाभ ले रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो बीसी कैटेगरी की बात करें तो वहां पर यादव है, कोयरी है, कुर्मी समुदाय है, ये लोग क्या कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ ज्यादा दे, क्योंकि ये सब क्या हो गया, सशक्त जातियों के समूह में अपने आप को स्थापित कर लेते। तो इससे क्या हुआ कि उस कैटेगरी के जो अन्य जातियां हैं वो आरक्षण के लाभ से वंचित हो गई और कमोबेश आज भी उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां वही बनी हुई। तो एक समतापूर्ण जो लाभ मिलना चाहिए था आरक्षण का वो नहीं मिल पाया, क्योंकि वही समुदाय क्या हो गया, सशक्त हुआ और वही समुदाय आरक्षण का लाभ निरंतर लेता जा रहा है। आप इसका उदाहरण अगर देखिए तो मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं टीना डाबी का। टीना डाबी के और एसटी कैटेगरी में उसके माता पिता, अभी वो खुद क्या हुई है, आईएएस बनी गई वो टीना डाबी। उसकी बहन जो है
का रिजल्ट आया है 2000, उसमें वो क्या है, तो 15वीं रैंक प्राप्त करने वाली। मतलब क्या देख रहे हैं कि आरक्षण का लाभ जो है वो कुछ जाति विशेष में, कुछ परिवार विशेष तक क्या हो गया है, सीमित रह गया है। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि हम देखें कि जातियों में भी अब स्तरीकरण की स्थिति दिखाई। स्तरीकरण का मतलब यह हुआ कि जिसने आरक्षण का लाभ लिया वो क्या हो गया, अब इलीट माइंडेड क्लास का व्यक्ति हो गया। ठीक है, यानी कि उसने अपने आप को एक सभ्य समाज में जो उसकी लाइफ स्टाइल है, रहन सहन है, उसको उसने प्राप्त कर लिया। और परिणाम स्वरूप अब जो उसी समुदाय का जो अन्य व्यक्ति है वो उसको वो हे की दृष्टि से देखने लगा, उसको हीन भावना की दृष्टि से वो देखने लगता है। ठीक है, तो ये जो जाति के स्तर पर भी स्तरीकरण की जो स्थिति है, ये आरक्षण के लाभ, आरक्षण को और ज्यादा गंभीर बनाता है, उसके लाभ को जो है संकेंद्रित करने का कार्य करता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप निरंतर इसको लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर अपनी मंशा व्यक्त की और कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लागू करना चाहिए। और क्रीमी लेयर के कंसेप्ट के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि हमें वैसे परिवारों की पहचान करनी चाहिए जो क्या है, 2 से 3 पीढ़ियों तक अगर उसने आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उसको यहाँ से एग्जिट करने की पॉलिसी को हमें अपनाना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, इसकी जो मूल उद्देश्य है आरक्षण का उसको हम प्राप्त कर पाएंगे और समाज के सभी वर्गों तक उसकी जो पहुंच है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई? जी सर। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न है मन में? आरक्षण जातिगत होना चाहिए या फिर आर्थिक होना चाहिए सर, विचार? देखिए, आरक्षण को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार बनाने की बात करता है। अब आर्थिक मापदंड की जब बात करते हैं उसका आधार क्या होगा, ये भी तो हमें तय करना पड़ेगा ना। अभी देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग क्या है, जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें हम लोग क्या है, ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में, जबकि बिहार का जो लिस्ट है उसमें हम लोग बीसी कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, जनरल में ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट लाया गया और ईडब्ल्यूएस का जो कंसेप्ट लाया गया उसमें जो जातियां इंक्लूड की गई है वो क्या है, मात्र 5 जातियां, 5 ही जातियों को इंक्लूड किया गया ना ईडब्ल्यूएस में। यस। तो कहीं न कहीं जो इसका जो ये जो प्रोविजन है कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक अन्याय को जन्म दे रहा है ना, समानता के सिद्धांत का उल्लंघन। जब आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं और उसमें जब ईडब्ल्यूएस का कंसेप्ट लाते हैं तो जो उस मापदंड की आपने बात की कि 8 लाख या 10 लाख का जो आपने प्रोविजन रखा है या जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपने रखा है उसको जो फुलफिल करता है उसको आप क्या करते हैं, आरक्षण का लाभ देते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है ये तो ये होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने। लेकिन हमने क्या किया, अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर उस सशक्त का लाभ
सर आवाज ब्रेक हो गई थी, क्या बोले सर, किनको मिल रहा है? मैंने कहा कि मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ और मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ वो सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें जनरल कैटेगरी में, और बिहार में वो क्या है, बीसी कैटेगरी में। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस क्या कहता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें क्या करना है, 10% आरक्षण देना है। यही प्रोविजन करता है ना। यस सर, यस सर। जी सर। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इसका भी कैटेगराइजेशन कर दिया। और कैटेगराइजेशन क्या किया है कि जो 5 जातियां हैं जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कैश्य है, कास्ट है, और एक शायद 1 या 2 मुस्लिम जातियां, सिर्फ इन्हीं को हम क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में मानेंगे। यानी कि सेंट्रल लिस्ट में जो अन्य जनरल जातियां हैं वो ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकती। जबकि आपने जो शर्त निर्धारित किया है ईडब्ल्यूएस का कि 8 लाख या 10 लाख का जो आप टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं या अन्य जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको, अगर वो उसको फिलफिल करता है तो जनरल कैटेगरी के सभी जातियों को लाभ मिलना चाहिए, है ना, कि सिर्फ 5 जातियों को लाभ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो हम बात करते हैं आर्टिकल 14 का, ये उसका वायलेशन है या नहीं है? यस सर। जी सर। बात स्पष्ट हो गई सुमित, आप जो कह रहे थे? यस सर। यस सर। ठीक है, और कोई मन में प्रश्न? और कोई प्रश्न है मन में? मेरे मन में तो नहीं है सर। ताकि उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन क्या है सर? अमन, हाँ सर। क्या पूछ रहे थे? संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन क्या है सर? इसको तो हम लोगों ने विस्तार से परिचर्चा की थी क्लास में। इसको तो जब हम प्रस्तावना को पढ़ा रहे थे, उद्देशिका का मतलब क्या हुआ, प्रस्तावना हुआ। और जिस समय हम लोग प्रस्तावना पे परिचर्चा कर रहे थे उस समय तो विस्तार से हमने परिचर्चा की थी। उस समय नहीं थे आप क्या? नहीं सर, और वो क्लास भी अभी सर किए नहीं। इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो एक बार जो नोट्स आप लोगों को दिए गए हैं प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, उसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे चीजें स्पष्ट की। देखिए प्रीति बताएंगे। प्रीति, आपने पूरी क्लास की है ना? चलिए बताइए प्रस्तावना में दर्शन क्या है। जी सर। प्रीति, क्या है दर्शन, बताइए, देखते हैं। सर मुझे अभी अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है सर। देखिए, जब प्रस्तावना में दर्शन की बात करते हैं तो हाँ बताइए सुमित। देखिए सुमित बताएंगे, बताइए। नहीं सर, बस 1-2 पॉइंट बता रहे हैं सर। जैसे उसमें समाजवाद का बात कराया गया है सर, या फिर उसके अलावा हम लोग आपसी भाईचारे या फिर बंधुत्व दर्शन का बात कर सकते हैं सर। और ये है क्षेत्र। बताइए। बस यही सब पॉइंट है सर। क्लास मैंने भी नहीं किया था वो वाला, बहुत लेट से जुड़ा था। एक तो सर सबसे इम्पोर्टेंट है समाजवाद का दर्शन है। देखिए
सामाजिक एकता जब और हम अखंडता की बात करता है। सबसे जब बात करते जब दर्शन की बात करते हैं तो इसमें शासन की प्रकृति के बारे में यह बताता है। और शासन की प्रकृति क्या है? तो संप्रभुता की बात करता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है, समाजवाद की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। यानी संप्रभुता संपन्न क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं और समाजवाद और पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं। तो दर्शन में पहली बात क्या हो गया? शासन की प्रकृति को बताता है ये। ठीक है। व्यक्ति के जो न्याय है, न्याय के पक्ष की बात करता है। न्याय में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है। फिर स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। गरिमा की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की बात करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। तो ये सब क्या है? उसके दर्शन है और इसको क्या करना है? आपको व्याख्यायित करना है। ठीक है। और इसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं इसको यहाँ पर स्पष्ट कर देना है। बातें स्पष्ट हुई अमन? ठीक है। क्योंकि विस्तार से अगर इसको बताना होगा तो फिर आधे घंटे की क्लास हो जाएगी। तो इसीलिए इसको एक बार जो वीडियो अगर अवेलेबल करवा दिया जाता है तो जो फर्स्ट सेकंड क्लास या जो प्रस्तावना से रिलेटेड वीडियो होगा उसमें उसे देख लीजिएगा आप लोग, या नोट्स में भी होना चाहिए, नोट्स भी देख सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से इसको अगर डील करेंगे तो ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है अमन? हाँ सर, 146वीं में प्रश्न पूछा है उसका कि बिहार भाषाई संख्या लघुओं के लिए प्रावधान का वर्णन कीजिए। तो इसके कुछ सर एग्जाम्पल बता देते क्या क्या प्रावधान है। मतलब नहीं समझे? बिहार में लघु, फिर से बताइए एक बार। सर नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। बिहार में के बाद स्पष्ट नहीं हो रहा है। भाषाई संख्या लघुओं के लिए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। भाषाई संख्या लघुओं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज। अच्छा, तो भाषाई अल्पसंख्यक, हाँ सर, हाँ ऐसा सर। बोलिए ना। भाषाई अल्पसंख्यक को लेकर जो आर्टिकल 30 की बात है उसको स्पष्ट कीजिए वहां पर। और फिर क्या कह रहा है? क्या प्रावधान बिहार किए में गए इसका में उसके लिए क्या क्या करना है? प्रावधान किए गए हैं? अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात है नहीं, तो ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि इसको एक बार। वैसे ये क्वेश्चन तो अब पूछने वाला है नहीं बिहार, ठीक है ना, कि भाषा अल्पसंख्यक को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसमें जैसे उर्दू है, उर्दू को हमने क्या किया है? द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है ना बिहार में। जी सर। एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मदरसा वगैरह का कंसेप्ट है जिसको हमने क्या किया है? लीगलाइज किया है उसको, ये सब चीजें देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया है? तो जो क्या कहते हैं कि कौशल विकास में उसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जब बात करते हैं वहाँ पे बात है, छात्रवृत्ति की बात है, तो ये सब चीजें वहाँ पे उल्लेख कीजिए जो योजनाएं वगैरह चलाए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से एक बार वैसे उसको देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से यही उसका होना चाहिए वे रास्ता इस आंसर का। क्या अमन? हाँ सर, कल थोड़ा बता दीजिएगा। ये है सर, लेकिन नहीं हुआ है मुझसे, प्रावधान नहीं मिल पा रहे मुझे उतना। तो मैंने तो बताया ना, जो चीजें बताया मैंने अभी, प्रोविजन तो वही होंगे ना, और क्या अलग से तो कोई क्या क्या नहीं है।
जो देखिए एक चीज बताया थी, जो माइनॉरिटी के लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी जो संस्थाएं उसकी हैं माइनॉरिटी की, ठीक है, बस उसी पे काम करना है। अलग से कोई बिहार सरकार कोई प्रोविजन नहीं करने जा रही, ठीक है। तो उर्दू को हमने क्या किया है, दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। जो अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक को लेकर जो बात करते हैं, तो इसमें जो उसके लेकर जो संस्थाएं वगैरह बनाई गई हैं, या उसको हमने क्या किया है, आरक्षण वगैरह दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, जो योजनाएं कार्यक्रम है उसको हमने चलाया है। बस इन्हीं पे हमें क्या करना होगा, उसको डिस्कस करना होगा, क्योंकि संवैधानिक प्रोविजन तो यही चीज है ना। बिहार तो अलग से कोई संवैधानिक प्रोविजन तो ला नहीं सकता है। जो आर्टिकल 30 की बात करता है, बस वही चीजें है ना। इसके अलावा आपने क्या कर, आप अगर प्रयास करेंगे तो एक संस्था के रूप में आप क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा योजना और कार्यक्रम के द्वारा जो उसके संरक्षण की या उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। बात स्पष्ट हुई अमन? हाँ सर। वैसे ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। अब ये चीजें अब वो सब शॉर्ट नोट्स में पूछा जा रहा था ना, तो ये सब चीजें अब रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें अब क्वेश्चन देखिए, हमें बदलते ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। 46वीं में क्वेश्चन जो पूछा था वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछती है ना बीपीएससी। अब वो शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन है, कितना में लिखिएगा, 400 में लिख पाइएगा इसे। तो ट्रेंड्स के हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए। और वर्तमान में ट्रेंड्स का मतलब है कि 56 के बाद जो क्वेश्चन में परिवर्तन आ रहे हैं, ट्रेंड्स वहां से डिसाइड हो रहा है, ठीक है। 2015 के बाद से जो परिस्थिति आ रही है। सर हाँ चीज बताइए, को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहती है सर। बोलिए। पता चलेगा कि सर मतलब मेंस में एक क्वेश्चन आएगा सब बदलते रह रहा है मतलब नहीं समझे। हाँ, जैसे सर पूछता है पॉलिटिक आपकी आवाज कट कट के। मैंने आपको बताया ना कि आप पॉलिटी की अगर बात कीजिएगा, तो पॉलिटी में आपने देखा होगा कि जो अभी तक के ट्रेंड्स रहे हैं कि इसमें 2 आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन होंगे और 2 आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, यही रहता है ना। ये चीजें तो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसको तो आप डेली कर सकते हैं। तो कैसे किया जाएगा? की बातें स्पष्ट कट के आ रही है, क्लियर आ ही नहीं रहा। तो हो जाए तो नहीं आता है तो कंसेप्चुअल पे भी तो हम लोगों ने काम किया है ना, कि नहीं किया है? हाँ सर किया है। नेट एग्जाम तो फिर में सर क्वेश्चन आ गया कर्स वगैरह सब समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सेटर, हम तो सेटर है नहीं ना, हम लोग तो संभावनाओं पे काम करते हैं ना। जी सर। अनुपमा, हम लोग तो संभावनाओं पे काम करेंगे। जी सर, जी सर। और जितने भी क्वेश्चन आपको जितने डायमेंशन से पढ़ाया गया है और जितने वाइड कंसेप्ट के साथ पढ़ाया गया है, इसमें अगर आपकी एबिलिटी अगर वैसी है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी सर। हमको ठीक है, आपने जिसको पढ़ने क्वेश्चन हो जाएगा इसीलिए पूछे हैं। चलिए, और कोई बातें हैं मन में किसी के? हरेंद्र? ठीक है सर।
अपने लेवल पे। अमित, अंशु, पंकज, परमानंद, पूजा, प्रिया, राजकुमार, संदीप, शशिभूषण, बताइए, कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए आज सेशन को एंड करें या और कोई टाइम पास करना है मतलब? और कुछ पूछना है या सेशन को एंड करें यहीं पे? नहीं सर। चलिए, तो एक दिन आप लोग क्या करेंगे, आप पॉलिटी की क्लास का पूरा रिवीजन कर लीजिए एक दिन, यानी कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, आप लोग अब इसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे से हम लोग इकोनॉमी की क्लास पे आएंगे, सॉरी हिस्ट्री की क्लास पे आएंगे। और जो हमने आपसे भी बात की थी कि जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं आप लोगों के, वो आप लोग सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अब क्लास ऐप पे जा रही है, तो ऐप पे जो आईडी आपका है बनेगा, और आईडी तभी बनेगा जब आप क्या करेंगे, अपना पे स्लिप और मेल आईडी क्या करेंगे, राज सर को फॉरवर्ड कर देंगे। बात स्पष्ट होगी सभी को? पे स्लिप मिलता कहाँ है? आपने जो पेमेंट किया होगा उसका होगा ना आपके पास रिकॉर्ड? सर वो तो आता ही है, फोन पे आता है। हाँ सर है। हाँ, तो वो जितने वही चीजें और राज सर को और मेल आईडी के साथ फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है? तो आपकी आईडी वगैरह जनरेट हो जाएगी। सर पेमेंट का वो डिलीट हो गया हो तो कैसे होगा? कीजिएगा आप लोग, गूगल पे किया ना। ये इश्यूज तो राज सर से सर मिल लीजिए इससे। हाँ बताइए। फुल करने के बाद ही क्लास। अनुपमा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। सर बोले फुल पेमेंट करने के बाद ही आईडी जनरेट होगी, ये तो आपकी आईडी जनरेट होगी ना वहां पे। अब देखिए कि 1 महीने 1.5 महीने क्लास चल गई आपकी, तो अब इशू आप भी तो समझते कि संस्थान की अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां भी है ना, कि स्टाफ को पे करना होता है, सर्वर को पे करना होता है, ठीक है, ऐप को पे करना होता है, फेसबुक को देना होता है, गूगल मीट पे क्लास चलते तो वहां भी कुछ ऐसे इश्यूज है, टर्म्स एंड कंडीशन है, सभी चीजें हैं। तो आखिर वो तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में आप लोग आर्ट एंड कल्चर को पढ़ के आएंगे, ठीक है? बात स्पष्ट हो गई? पूरा सर। आर्ट एंड कल्चर कितने पेज का है सचिन? पूरा की बात करते हैं जो आपके बीपीएससी के सिलेबस में है। आर्ट एंड कल्चर, पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके बीपीएससी के ओके सर। सिलेबस में है, ठीक है? ओके सर। बात स्पष्ट हो गई सभी को? क्या और कुछ पूछना है? जी। हाँ बताइए संदीप। हरेंद्र, आपकी बातें नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट। सर मैंने आज से क्लास ज्वाइन किया है। हेलो। ठीक है, आज आपकी पहली क्लास है? पीछे वाला। जी सर। ठीक है, बोलिए। जी सर, आज पहली क्लास है। हाँ, तो क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए।
मुझे सुन पा रहे सर हैं जो आप? पीछे पॉलिटी के बारे में जो पढ़ाए हैं। जी सर। सर जो पीछे पॉलिटी के बारे में पढ़ाए हैं तो मैंने क्लास नहीं ठीक किया है, है। जी कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट बैच जब आएगा ना पीटी के बाद, तो वहां पे जी आप लोग जो भी क्लास आपकी जी छूट गई है, आप उसको वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ठीक है ना? ठीक है सर। तो वो कोई इशू नहीं है। अब आपका ठीक है हिस्ट्री से नए सिरे से शुरू कीजिए। ठीक है और कोई? हरेंद्र, कुछ पूछना है? आपकी तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सही स्पष्ट। कोई समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मन, क्या पूछना है? अगर क्वेश्चन बने कि सामाजिक न्याय की स्थापना में आरक्षण किस हद तक सफल रहा है, तो हम किस पर्सपेक्टिव में जाएंगे इसको लेकर के, हाँ में या ना में? और अगर हाँ में जाते हैं तो किस देखिए, हद तक जाएंगे सर? आपको लिमिटेशन बता दिया गया ना। जो सामाजिक न्याय के संदर्भ में आपसे लिमिटेशन बता दिया गया ना, कि पहले ही कह रहा है कि वो आपसे तो पहले ही बात कह रहा है, कह रहा है कि किस हद तक सफल रहे, यानी कि कुछ सफल रहे कुछ नहीं सफल रहे। सर ये इसमें तो तो मैं पक्ष कर विपक्ष रहा हूँ दोनों सर, वो लिखना पड़ेगा ना चेंज कर आपको। सकते हैं। चेंज कर सकते, तो चेंज करेंगे तो चेंज के हिसाब से लिखेंगे। हाँ में या ना में सर? जैसा प्रश्न पूछेगा आप उसी के हिसाब से लिख। नहीं तो आप देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि किस हद तक सफल रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके लिमिटेशन है ना। जो आरक्षण है उसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, तो उसको भी स्पष्ट करना पड़ेगा आपको ना, कि हम इन संदर्भों में आरक्षण का लाभ लेने में इसका हमें सकारात्मक मैसेज जाता है, लेकिन यहाँ पर यह नकारात्मक मैसेज देता है इन मुद्दों पर। लास्टली निष्कर्ष में, निष्कर्ष वाला सर। बात स्पष्ट हुई? निष्कर्ष में हमें लिखना पड़ेगा कि आरक्षण क्या है, एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह तभी क्या होगा, समावेशी विकास की जो संकल्पनाएं हैं उसको प्रतिफलित कर पाएगा जब हम इसकी लिमिटेशंस को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ ही साथ जो जिस उद्देश्य से हमने आरक्षण को लाने की बात की है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उसे भी हमें क्या करना होगा, दूर करना पड़ेगा। ठीक है? और साथ ही साथ हमें क्या करना है, विकल्प पे की बात करनी होगी। विकल्प कहने का मतलब क्या है, कि हमें लोगों में सक्षमता पर काम करना पड़ेगा, कि उसे स्किल्ड बनाना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तभी आरक्षण पर जो दबाव है वो कम होगा। बात हाँ स्पष्ट हुई? सर। चलिए, और कोई मन में प्रश्न या सेशन को एंड कर दे? नहीं सर, अब कोई प्रश्न नहीं। हरिंदर, अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक है स्पष्ट। सर। आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप इन कॉल ही मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है? इन कॉल ही मैसेज का ऑप्शन है, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो चीजों को मैं देख लूंगा वहां से। आप कॉल में भी अभी भी कर सकते हैं। अभी जो है इसमें देखिए, जो 3 डॉट लाइंस बने
कॉल मैसेज लिखा गया है, तो मैसेज का ऑप्शन आएगा, तो वहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर पर्सनल है तो पर्सनली भी कर सकते हैं, समय लेके पर्सनली भी कर सकते हैं। या अभी तो आपकी बातें स्पष्ट हो रही थी। कोई सुन पा रहा है? नहीं, फिर ब्रेक हो रहा है आवाज। अच्छा, आपका ईयरफोन सही से नहीं है क्या, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या? अभी ठीक है। सिलेबस के बारे में बोल रहे थे सर वो। नेक्स्ट सर आपके पास सिलेबस है क्या सर? अच्छा, सिलेबस। हाँ मेरे पास एक्चुअली सर नहीं है, वो रह गया है लास्ट बीपीएससी की पोस्टिंग के साइट पे समय तो कहीं पे। बीपीएससी के बीपीएससी के साइट पे जाइए, वहां पे सिलेबस है। सर वो तो ठीक है, बट यहाँ नेट नहीं रहता, उसके लिए मुझे 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। ये मुश्किल से क्लास चल जाता है, वही बहुत है। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, कल मैं देख लूंगा सर। ठीक है, कोई सिलेबस को शेयर कर, ऐसा कीजिएगा कि जिनके पास भी मेंस का सिलेबस हो वो एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी ही कर देते हैं सर। कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, कर दीजिए सुमित। हो गया हरेंद्र, आपकी समस्या का समाधान? हाँ थैंक यू सर। चलिए, ओके फिर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड प्रणाम सर। गुड नाइट सर। प्रणाम। तो चलिए, वेडनेसडे से हम लोग मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। प्रणाम सर।